खूबसूरत चुड़ैल एक सफेद साया मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना ही है। इन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे माफी मांगने लगी। सफीर भाई, मुझे माफ कर दो, मैं जितना चाहती हूँ, मेरा वादा है आइंदा मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। काफी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मासूम होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोशी रही, फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और इन्होंने कहा, बेटा इसको माफ कर दो, वो तुमसे माफी मांग रही है। इसकी ये सजा बहुत है कि सबके सामने इसका चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं पीर बाबा की बात करने ही वाला था कि मेरे कानों में आवाज आई, ये सब नजर का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी वहां से चले गए। मैं इसी चक्कर में था कि ये चीला किसी तरह पूरा हो। सुबह होने से पहले कब्रिस्तान एक शोर से जाग उठा था। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे, दरख्त टूटने लगे, परिंदे बेचैन होकर हवा में उड़ने लगे। कुछ दरख्तों को आग लग गई। जिस कब्र पर मैं बैठा था वो भी मुसलसल तड़प रही थी और मुझे अपना अमल करने में मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने देखा कि सना भाभी के साथ चंद और लोग मेरी तरफ आ रहे थे, जिनमें मेरा महरूम दोस्त अकबर भी था। इन्होंने मुझसे कहा कि हमने सना को माफ कर दिया है, अब तुम भी इसको माफ कर दो। मैंने इनकी एक ना सुनी तो वो गुस्से में आ गए और मुझ पर कब्रों से पत्थर उठा उठा कर मारने लगे, लेकिन कोई भी पत्थर मुझे ना लगा। ये सब करीब जाकर गिरते रहे। एक सनसनीखेज कहानी। फोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के जरिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फोन तलाश कर सका। फोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम कौन हो तुम, मुझे तंग करने वाले? मैं हूँ तुम्हारा अकबर दोस्त। हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो अकबर, लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना वसूल नहीं हो रहा था। अचानक इसकी बातों से परेशान हो गया था। अकबर की नई नई शादी हुई थी, वो मेरे साथ बैंक में काम करता था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरा नाम सफीर हसन है और मैं एक गैर शादीशुदा हूँ और आजाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और इसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं इसके घर पहुंच गया। इसका घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और छोटा सा सेहन था, जिसमें एक पुराना किक्कर का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सेहन से होते हुए मैंने किक्कर के दरख्त पर नजर डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में दबकर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाजा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफी देर तक दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। फिर मुझे खिड़की का ख्याल आया, जो नहर वाली साइड पर थी। मैं हवेली की पिछली तरफ गया। मैंने ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के ऊपर ताज़े खून के निशान थे। मैं खिड़की के जरिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। अकबर बेड के नीचे खून में लथपथ पड़ा हुआ था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका था कि अचानक मेरी नज़र खून के धब्बों पर पड़ी, जो किसी के
नंगे पांव के थे, यानी कोई कमरे से खिड़की की तरफ से बाहर गया था और खून के निशान इसके पांव के जरिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली, लेकिन भाभी का कोई पता न चला, लेकिन वो कातिल हो सकता है भाभी को साथ ले गया हो। मैंने पांव के निशानों का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के जरिए बाहर आ गया। मैंने थाने कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। पांव के निशान टार्च की रोशनी में बहुत वाज़ेह नजर आ रहे थे, लेकिन ये निशान तो नहर में जा रहे थे, यानी कातिल ने नहर पार कर की थी। फिर मैं नहर पार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर से होकर लगाया और फिर नहर की दूसरी जानब इन पांव का निशान तलाश करने लगा। जल्द ही ताज़े पांव के निशान मिल गए। ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है कि अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने का शोर सुनाई दिया, तो मैं वापस अकबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि ये निशान कब्रिस्तान में जा रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता, अगर आपने मेरा साथ चलना है तो चलो, क्योंकि वो कातिल भाभी को कब्रिस्तान की तरफ ले गया है। इंस्पेक्टर ने अपने साथ 2 आदमी लिए और बाकी वहां शवाहिद इकट्ठा करने लगे। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। कब्रिस्तान बहुत ही कदीमी मालूम पड़ता था। मैंने पहले इस कब्रिस्तान में नहीं आया था। कब्रें टूटी फूटी और काफ़ी पुरानी नज़र आ रही थी। पाँव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर उधर फिर रहे थे। इंस्पेक्टर साहिब ने कहा, क्या अकबर की किसी से जाती दुश्मनी थी या कोई कारोबारी दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? इंस्पेक्टर साहिब, अकबर बहुत ही शरीफ और ख़ानदानी इंसान था, इसके किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, तो इसकी शादी कब और कहाँ हुई थी? और इसने बैंक से छुट्टी ली थी? सर, सुबह इसकी हाजिरी थी। सना से इसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इस बात को 2 हफ्ते हो गए थे। गोया इन दोनों ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी भी कर ली। जी इंस्पेक्टर साहिब, सना इस दुनिया में अकेली थी। माँ बाप एक हादसे में फौत हो गए थे, इसलिए चचा ने इसको पाला पोसा था, इसलिए इन्होंने भी शादी में देर नहीं की थी। वो कहाँ रहते हैं? वो भी इसी शहर में रहते हैं। वो भी शरीफ लोग हैं। शादी के दिन भी इनके घर गया था। बहुत नेक दिल और अच्छी फैमिली है। अचानक सिपाही ने आवाज़ दी, इंस्पेक्टर साहिब, यहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है। हम एक तरफ दरख्त में चले गए। वहाँ काफ़ी दरख्त थे और एक दरख्त के नीचे भाभी सना पड़ी हुई थी और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो निशान भाभी के पाँव के थे, क्योंकि अब इनके पाँव पर खून जम चुका था और वो बेहोश थीं। इंस्पेक्टर साहिब ने गाड़ी वाले को कॉल की। वो कब्रिस्तान के पास गाड़ी ले आया और हम भाभी को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर आ गए। गाड़ी वहां पहले से ही मौजूद थी और इसको अस्पताल ले गए। भाभी काफी देर से बेहोश थी और वो बता सकती थी कि अकबर का कातिल कौन है और वो कब्रिस्तान में कैसे आई है। मैं अकबर के कफन दफन में मसरूफ था। अकबर का भाई और वालिद भी गांव से आए थे। अकबर का बड़ा भाई अकरम बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वालिद का भी बहुत बुरा हाल था, तो वो अकबर की जिद के पीछे खामोश थे। अकबर ही जिद करके शहर आया था और बैंक में मुलाजिम हो गया था। शादी भी इसने अपनी पसंद से की थी। सना भाभी पर भी शक कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। शादी को तो कुछ दिन ही हुए थे और अभी तक अकबर की छुट्टी भी खत्म नहीं हुई थी, तो सना भाभी पर शक किस तरह किया जा सकता था? क्योंकि जब तक आपने किसी से मिलते जुलते नहीं, आपको कैसे मालूम होगा कि वो कौन है और इसकी तबीयत कैसी है? आज इस वाक़ये को 3 दिन हो गए। भाभी अभी तक बेहोश थी और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैंने बैंक से वापसी पर अस्पताल का चक्कर लगाता था। अकरम भाई और अकबर के वालिद साहब अस्पताल में ही थे और इनको पता था कि भाभी के जरिए ही
हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस के 2 आदमी भी हर वक्त ड्यूटी पर होते थे। हमेशा की तरह मैं फारिग होकर थाने गया तो मेरी मुलाकात इंस्पेक्टर से हो गई। खान मेरा क्लास फेलो था और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने सारा वाकया खान को बताया। इंस्पेक्टर खान किसी गहरी सोच में डूब गया। काफी देर बाद वो बोला, इस किस्म के 2-3 केस पहले भी हुए हैं। क्या मतलब? कैसे? खान अकेला घर आबादी से दूर रहता था, यानी कम आबादी वाला इलाका था। इसके घर में सिर्फ वो पहले अकेला ही रहता था और फिर शादी भी अचानक और अकेली अनजान लड़की से हुई। ये बात तो ठीक है, लेकिन सना भाभी तो बहुत अच्छी है, काफ़ी खिदमत करती थी अकबर की। अच्छा, तो वो कहाँ है? क्या जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और अस्पताल में दाखिल हुई है और बेहोश है। चलो सफ़ीर अस्पताल चलते हैं, वहाँ पर ही बात वाज़िया होगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो अकरम भाई वहाँ पर मौजूद थे। अकरम भाई को होश आया है? नहीं, वो अभी तक बेहोश हैं। टेस्ट हो रहे हैं और वो अंदर थिएटर रूम में हैं। हम बाहर इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर साहिब आए तो खान ने पूछा, डॉक्टर साहिब अब मरीज कैसी है और होश कब तक आ जाएगा? वो खतरे से बाहर है, होश भी जल्द ही आ जाएगा। क्या हम देख सकते हैं इसको? हाँ, क्यों नहीं, इसको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखा कि खान भाभी को गौर से देख रहा था। ये सना भाभी से अकरम ने कहा, इसको जानते हो? आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए और एक तरफ होकर खड़े हो गए तो खान ने बताया, सफीर ये सना लड़की है जो हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि हर कत्ल होने वाले दुल्हा के साथ हमें इसकी ही तस्वीर मिली है, लेकिन ये हमें मिल नहीं रही थी। ये क्या कह रहे हो? क्या सना भाभी ही कातिल है अकबर की? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक इस पर ही जा रहा है। मैं तुमको सबूत दे सकता हूँ। हर दुल्हे की शादी के पहले दिन जो तस्वीर ली जाती है वो कम से कम शादी के बाद हफ्ते बाद मिलती हैं, और जब तक ये लड़की अपना काम करके गायब नहीं हो जाती। लेकिन ये अब के बार किस तरह से पकड़ी गई कुछ समझ नहीं आ रही है। वो असल में अकबर ने कत्ल होने से पहले ही मुझसे बात की थी तो मैं फौरन निकल पड़ा था। 5-10 मिनट में मैं इसके घर पहुंच गया था, तो शायद ये उस वक्त अपना काम करके निकल ही होगी। मैंने इसका पीछा किया। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। मैं तो वो खून के निशानों का पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर खान ने पुलिस स्टेशन फोन किया कि 2 लेडीज आए। मैंने खान से कहा, अगर ये चक्कर है तो हमें किसी दम दरूद वाले से राब्ता करना चाहिए। हाँ सफीर, तुमने ठीक कहा। मेरा एक जानने वाला बुजुर्ग वो अमल करते हैं, मैं इन से बात करता हूँ। जल्द ही वो लेडीज पुलिस वाले आ गई। हम दोनों इस बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक दिल बुजुर्ग था। इनके आस्ताना हर वक्त हजूम होता था। हर वक्त कोई ना कोई आपकी खिदमत में मौजूद होता था। खैर, हमने पहले कॉल की थी, इसलिए वो हमारा मुंतजर था। मैंने इंस्पेक्टर साहिब ने सारी बात हकीकत पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर ली और वो अमल मुंह में पड़ रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? इस लड़की की हकीकत, या इसको खत्म करना चाहते हो, या फिर कोई सख्त सजा देना चाहते हो? पीर बाबा, आप हमें पहले ये बताएं कि वो कौन है और ये ऐसा क्यों कर रही है। वो मुकम्मल इंसान नहीं और ना ही मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है, यानी चुड़ैल की बेटी है। इसका इंसान बाप इसको छोड़कर चला गया था, जिसको इसकी चुड़ैल माँ ने मार दिया था, और इसकी माँ चुड़ैल को एक हिंदू ने चिला काट कर अपनी कैद में कर लिया था। तो इसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। इसके चचा ने इसको
पाला पोसा था। चचा इसकी हकीकत से ना इल्म था, इसको अभी तक इसके बारे में नहीं पता। जब वो इस लड़की की बार बार शादी करवा रहे हैं तो इनको शक नहीं हो रहा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई इस पर एतमाद कर लेता है और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो अपनी खुराक बुझाती है, फिर इसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग उठती है तो वो अपने शोहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब इसके चचा को इस हादसे का पता चला तो वो बेहाल हो गया और इसकी तलाश में थाने, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन और न जाने कहां कहां तलाश करता है। जब वो मिलती है तो वो एक कहानी सुना देती है और अपने मासूम चेहरे का फायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है और फिर तरोताज़ा दम होकर शिकार की तलाश शुरू कर देती है। तो क्या हर बार चचा इसको जहेज देता है? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो पगड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन इसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमजोर और थकावट भी महसूस करती है। इस रात जब अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ी थी। इसको मालूम हो गया था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्द ही वो इस दरख्त से टकरा गई और वो बेहोश हो गई, क्योंकि अब इस पर थकावट तारी हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? इसको जिंदा रख कर सजा देना चाहते हो या इसको खत्म करना चाहते हो? क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसकी मौत इस गोली से वाक़या हो जाए। इसको मारने के लिए इसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चीला काटना होगा, जिसके बाद इस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। इसके बाद आप जो सजा देना चाहते हो वो इसको सजा से तकलीफ उठाएगी। हो सकता है कि वो ये गलत काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चीले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चीला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहले रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। इसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों को शिकार बनाया है। ठीक है सफीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चीला करना है और हसार से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज आए या मैं खुद ही आऊं या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी बात पर अमल नहीं करना है। बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था, फोन की घंटी बजने लगी। मेरी आंख खुल गई तो ये इत्तला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई है। इस बार मैं और कुछ मालूम ना हुआ। मैंने इसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा, सफीर भाई, चीला करना ही और जरूरी करना होगा। खुदा न करे वो कोई काम कर दे और किसी की जान चली जाए। सुबह होते ही बैंक गया और बैंक से 5 छुट्टियां ली और इंस्पेक्टर खान के पास गया। मैं पुलिस स्टेशन चला गया। वो मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, तो छुट्टी ले ली है? हाँ जी, ठीक है। चाय पी लो तुम, हम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और मुझे इसके घर अच्छी तरह से याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जंगीर साहिब का इंतकाल हो गया है, इसलिए इसको दफन करने के लिए सब लोग इसके आबाई गांव गए हुए हैं। क्या सना भाभी भी इनके साथ है? जाहिरी बात है कि सना बाजी चचा जंगीर से बहुत प्यार करती थी। इन्हें तो
जाना ही चाहिए था। और इनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। इनका गांव का नाम क्या है? लाल संदर वाला है और वो मोटरवे के साथ है। फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सब से पहले पीर बाबा के पास गए तो इन्होंने कहा, इस बात का फायदा उठा लो सफीर, तुम अपना चीला आज रात से शुरू कर लो। और इंस्पेक्टर खान, तुम बेशक इसके पीछे गांव चले जाओ, अगर वहां नहीं है तो मिलती या वहां से गायब होती है तो मुझे इतला देना, मैं फिर अमल से पता करूंगा कि वो कहाँ है। ठीक है पीर बाबा, जिस तरह से आपका हुक्म। फिर मैं कब्रिस्तान चला गया और रात के लिए जगह तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे एक पुरानी दरख्त के पास एक पुरानी कब्र मिल गई। मैं इस पर निशान लगा कर आ गया और खाना खाकर सो गया था। मेरी आंख शाम को 5 बजे खुली। अभी अंधेरा होने में कुछ देर बाकी थी। मैं अपनी जगह पर पहुंच गया था। वहां पर मैंने हसार खींचा तो मैं इस कब्र पर बैठ गया और चिल्ला शुरू कर दिया। पहली रात सुकून से गुजरी। इंस्पेक्टर खान सना के गांव गया हुआ था। मैं घर आकर मैं सो गया। दिन को बहुत सी कालें आईं, लेकिन मैंने यस नहीं की। शाम 5 बजे के करीब मैं उठा और खाना वगैरह खाया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अपनी जगह पर पहुंचकर मैं बैठ गया। आज मौसम भी खराब मालूम होता था। चांद का कोई नामो निशान न था। हवा तेज से तेज होती जा रही थी और मुझे चीला करने में मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था कि जब मैं घर से निकला तो मौसम साफ था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम खराब हो गया। खैर, मैं इल्म करने लगा कि आसमान पर बिजली चमकी और बादल शोर करने लगा। हवा तेज तेज चलने लगी। बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। मुझे अमल करने में मुश्किल तो हो रही थी कि कुछ देर में बारिश हो गई, लेकिन ये क्या बारिश हिसार के बाहर हो रही थी और जिस जगह मैं था वहाँ कोई असर ना हो रहा था। बादल खूब बरसा, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पानी का एक कतरा भी मेरे हिसार के अंदर नहीं आया था। मौसम अब साफ था। चांद नजर आ रहा था और चांदनी हर चीज को मुनव्वर कर रही थी। बादल का शोर थम चुका था और अब मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा था। सुबह होने से पहले मुझे इंस्पेक्टर खान अपने पास आता हुआ नजर आया। खान ने कहा, सफीर ये अमल ये चीला छोड़ दो। हमने सना को मार दिया है, अब वो मर चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं होश में था। मुझे पीर बाबा वाली बात याद थी। मैं भला चिला कैसे छोड़ सकता था? मैं चिला में मगन रहा। खान ने कहा, उठ जाओ मेरे दोस्त, क्यों देर कर रहे हो? अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? आओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो। खान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो गायब हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सुबह हुई तो मैं घर लौट आया और खाना खा कर सो गया। शाम को अपने टाइम पर उठा और अपना सख्त इम्तिहान वाला ये दिन था और मैं इसके लिए तैयार था। मैंने आज मगरिब की नमाज कब्रिस्तान के पास अदा की थी, क्योंकि पहले मैं घर में अदा करके जाता था। चीला मैंने अपने टाइम पर शुरू कर दिया। वो तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मुझे दूर से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। कोई सफेद साफ मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना ही थी। इन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे माफी मांगने लगी। सफीर भाई, मुझे माफ कर दो, मैं जीना चाहती हूँ। मेरा वादा है आइंदा मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। काफी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मायूस होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोश रही, फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और इन्होंने कहा, बेटा इसको माफ कर दो और तुमसे माफी मांग रही है। इसकी ये सजा बहुत है कि सबके सामने इसका चेहरा बेनकाब हो गया है।
میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چیلا کسی طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا محروم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا۔ سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کے نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ پیارے دوستو، کیسی لگی میری کہانی؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ خدا حافظ۔